हेलो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जिस प्रकार से मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि जल्द ही जीव विज्ञान के हम लोग 15 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपको लिख करके बोल रहा हूँ बच्चों, आपका टोटल मार्क्स बिहार बोर्ड में आने वाला है आपका जीव विज्ञान से 8। 8 में से टोटल कितना बना है? 4। क्योंकि आप लोग को मालूम है आप लोग का परीक्षा जो हो रहा है काफ़ी सिंपल है, और आपको जो है दुगुनी क्वेश्चन दिया जाता है, उसका आधा आपको आंसर लिखना पड़ता है। 8 क्वेश्चन में से आपको 4 का आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन में 2 अंक रहता है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। आपको 8 अंक यदि लेना है, इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है। मैं इसमें टोटल 15 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया हूँ आप लोग का जीव विज्ञान से, और मैं यहाँ पर आपको लिख करके बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ से 100% चारों का चारों प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएगा, और बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हूँ बच्चों। सारा आंसर आप लोग पढ़ करके देखेंगे, यहीं पर आप लोग को गदगद हो जाएगा और यहीं पर आप लोग को याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मुख्य रूप से फिजिक्स के यानी कि भौतिकी के 15 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न को लेकर के चर्चा करेंगे। उसके बाद हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो जाएगा, तो जल्द ही हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो आपका प्रत्येक सब्जेक्ट से दो दो क्वेश्चन के पूछा जाता है बच्चों, वहां पर मैं आप लोगों को 2-3 करके बता दूंगा कि कौन सा प्रश्न कौन सा आएगा, और यहाँ पर 100% आपका मैच कर जाएगा एग्जाम से। ठीक है, नहीं पढ़े आप लोग तो टेंशन नहीं लीजिए, कोई। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसे कहते हैं? इसके लिए समीकरण दें। वह प्रकाश रसायन जिसमें हरे पौधे सूर्य प्रकाश में क्लोरोफिल की मदद से ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड कर दीजिएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल के बीच अभिक्रिया कर रासायनिक ऊर्जा अर्थात अपना भोजन बनाता है, ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। इसे ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी कि मुख्य रूप से ध्यान रखना है बच्चों कि वह प्रकाश रसायन जिसमें हरे पौधे क्लोरोफिल की मदद से सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के बीच अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अपना भोजन बनाता है, यानी कि अपना रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करता है, और इसके पश्चात हमें जीवनदायी ऑक्सीजन देता है। इसे ही हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसके लिए नीचे समीकरण दिया हुआ है। समीकरण है 6CO2, 6CO2 यहाँ पर होगा 6CO2 प्लस 6H2O मिलकर बना रहा है ग्लूकोज और ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस क्या है बच्चों? ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है, इसके बिना तो एक पल भी जिंदगी अधूरी है ना। बहुत लोग क्या कहते हैं, आपके बिना हम नहीं रह सकते, आपके बिना नहीं रह सकते, है ना। लेकिन ये सब झूठा बच्चों, ये दुनिया ही झूठा है। बस ये 2 पल के लिए होती है ये सब चीज़, लेकिन ऑक्सीजन के बिना रियली में कोई भी एक पल नहीं रह सकता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और हमें क्या करनी है? ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना है, पेड़ पौधों की कटाई को कम करना है, और हमारे अपने पर्यावरण को क्या करना है बच्चों? शुद्ध रखना है। जिस प्रकार से टेहरी गढ़वाल नामक जो जिला था उत्तराखंड पर, में वहाँ पर मुख्य रूप से जो आपका चिपको आंदोलन चलाया गया था बच्चों सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, उसी प्रकार से हम लोग को भी इस प्रकार के क्या करना है? आंदोलन चलाना है। ठीक है, आगे है ग्लाइकोलाइसिस से आप क्या समझते हैं? ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज जीव द्रव में एंजाइम द्वारा आंशिक रूप से टूटकर पायरुविक अम्ल में बदल जाता है, उसे ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। यानी कि जो ग्लूकोज होता है बच्चों, वो मुख्य रूप से क्या होता है? जीव द्रव में जैसे ही पहुंचता है तो वहां पर एंजाइमों के द्वारा आंशिक रूप से, पार्शियली रूप से, यानी कि थोड़ा थोड़ा वहां पर रूप क्या हो जाता है? उसका टूट जाता है, और टूट करके किस में बदल जाता है? पायरुविक अम्ल में। और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोलाइसिस। और यहाँ पर मुख्य रूप से ये जो शोषण की होती है प्रथम अवस्था, इस ये क्या है? शोषण की प्रथम अवस्था है। समझ में आ गया? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप लोग का पूछा हुआ भी है, इसलिए यहाँ पर मैं आप लोग को ऐड कर दिया हूँ। अगला प्रश्न है, हार्मोन किसे कहते हैं? 2 पादप हार्मोनों के नाम लिखें। हार्मोन सबसे पहले इसको परिभाषित करना है, और उसके बाद 2 एग्जाम्पल लिखना है आपको पादप हार्मोन के। ठीक है, चलिए उत्तर लिख लेते हैं। शरीर के विशेष अंग में खुद से यानी कि स्वयं से बनने वाला जटिल यौगिक जो आंतरिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है, उसे हार्मोन कहते हैं। हमारे आंतरिक क्रियाओं का क्या करता है बच्चों? नियंत्रण करता है। और ये कैसे बनता है? ये हम और अपने से नहीं बनाता, ये अपने खुद से बनता है। ठीक है, अलग अलग इसका ग्रंथियां हैं, और वह खुद बनाते हैं उसको। मुख्य रूप से 2 पादप हार्मोनों के नाम लिखने बोल रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे कि 2 पादप हार्मोन इस प्रकार है। एक है ऑक्सिन और दूसरा है आपका जिबरेलिन। आगे बात करते हैं, मस्तिष्क के कार्यों को लिखें। ये चौथा आपका प्रश्न है। जो मस्तिष्क यानी कि हमारा माइंड है, इसके क्या क्या कार्य है, इसको लिखने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग लिखेंगे मस्तिष्क के कार्य निम्नलिखित है। जब भी आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में इस प्रकार के आपको पूछा जाए कि इसके कार्यों को लिखें, इसके विशेषताओं को लिखें, इसके कारणों को लिखें, तो आपको कम से कम 3 पॉइंट में लिखना है, और आपको आंसर लिखना है किसमें? पॉइंट्स वाइज, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इस प्रकार के लिखेंगे बच्चों। ठीक है, यदि आप लोग पॉइंट वाइज नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को कम मार्क्स मिलने वाला। जो बच्चा पॉइंट में लिखेगा, क्योंकि कॉपी चेक करने वाले के सामने में जैसे ही आँख खुलेगा, उसका कॉपी का पेज खुलेगा बच्चों, उसको आंसर मिल जाएगा 1 पॉइंट, तो यानी कि पॉइंट वाइज मिल जाएगा। जैसे पॉइंट वाइज मिलेगा, तुरंत वो उसको एकदम 2 नंबर आंख बंद करके दे देगा, जाओ तुमने मेरा दिल जीत लिया, है ना। तो इसी प्रकार से आप लोग को भी दिल जीतना है कॉपी चेक करने वाले का। चलिए यहाँ पर लिख लेंगे कि मस्तिष्क जो है विभिन्न प्रकार के सूचनाओं को क्या करता है? ग्रहण करता है ना। क्या करता है बच्चों? विभिन्न प्रकार के सूचनाओं का ग्रहण करता है। जैसे मैं अभी यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ से सूचनाएं ग्रहण कर रहे हैं, है ना। ये सूचना के अनुसार क्रिया को नियंत्रित करता है। ये क्या करता है बच्चों?
सूचना के अनुसार क्रिया को नियंत्रित भी करता है। जैसे यदि मैं आपको कोई खराब बात बोलूँ और मैं आपको कोई सही बात बोलूँ, तो मैं अगर आपको दो बात बताऊँ बच्चों, दो बात बोलूँ, यहाँ पर एक खराब बात और एक सही बात, तो आपका माइंड बोलेगा नहीं नहीं, यहाँ पर सर जो है ये बात गलत बोल रहा है, इसको मत, इसको जो है मुख्य रूप से इसको मत अपनाओ, और ये बात सही है, इसको अपना लो। चलो, तो यहाँ पर आपका क्या कर रहा है, ये नियंत्रित कर रहा है, ये मुख्य रूप से नियंत्रित कर रहा है ना। जैसे आप चलते हैं, तो आप चलते हैं रोड में, तो आपका माइंड कभी कहता है कि आंख बंद करके चलो? कभी नहीं कहेगा बच्चों। आंख बंद करके चलेगा तो क्या होगा, तुरंत वहां पर एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट की घटना हो जाएगी। तो इस प्रकार से क्या करता है, आपको नियंत्रित करता है ना। आगे है, ये विभिन्न सूचना के बीच सहसंबंध स्थापित कर क्रिया को नियंत्रित करता है। ये आपका क्या करता है, स्थापित संबंध स्थापित भी करता है मुख्य रूप से, और उसके बाद ये क्रिया को नियंत्रित करता है। और ये ज्ञान का भंडार है। मस्तिष्क क्या है बच्चों, मुख्य रूप से ज्ञान का भंडार है। तो ये सारे हो गए आपका मुख्य रूप से मस्तिष्क का कार्य हो गया। आगे बात करते हैं, 5वें नंबर का प्रश्न है, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? काफी सिंपल सिंपल भाषा में दिया हुआ है बच्चों, आपको आसानी से याद हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रिया किसको कहते हैं? अचानक उद्दीपन के प्रति कम समय में ऑटोमेटिक नर्व द्वारा क्रिया का नियंत्रण एवं शरीर में सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण पश्च मस्तिष्क द्वारा होता है, तो इन सभी क्रियाओं को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। काफी सिंपल है बच्चों। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी अचानक जो उद्दीपन होते हैं, उसके प्रति कम समय में ऑटोमेटिक जो नर्व होता है, उसके द्वारा क्रिया का नियंत्रण एवं शरीर में सभी अनैच्छिक क्रिया, सभी अनैच्छिक क्रिया यानी कि जो आपके इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, जैसे दिल का धड़कना, ये क्या आपके अनुसार होता है क्या? दिल का धड़कना कभी नहीं हो सकता है। उसी प्रकार से बच्चों, जैसे आपका मुख्य रूप से आँख का खुलना या बंद होना, ये आपके क्या है, आपके इसमें आता है? नहीं आता है। उसी प्रकार से उल्टी उल्टी आना, ये किस प्रकार की है? अनैच्छिक क्रिया है, यानी कि ये अपने आप होगी, ये आपके इच्छा अनुसार नहीं चलने वाला है। तो इस प्रकार के सारे क्रियाओं का जो मुख्य रूप से कौन करता है नियंत्रण? इसका नियंत्रण करता है पश्च मस्तिष्क, जिसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन बोलते हैं बच्चों पश्च मस्तिष्क। तो ये सारे क्रियाओं का नियंत्रण करता है, तो इन्हीं क्रियाओं को क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ध्यान रहेगा। चले आगे बात करते हैं, संयोजी कड़ी किसे कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, वीवाई लगा दीजिए। संयोजी कड़ी किसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। वह जीव जिसके शरीर में दो जाति का गुण पाया जाता है, उसे संयोजक कड़ी कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। और मैंने पिछले वीडियो, अगर जो भी बच्चा आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री का, जो मैं पिछला वीडियो में 15 आपका मुख्य रूप से लघु उत्तरीय प्रश्न, इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ाया था, वहां पर मैंने आपको बताया था उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में बताया था, वैसा ऑक्साइड जिसमें अम्ल का गुण और क्षार का गुण, दोनों गुण मौजूद हो, तो उसको बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन है संयोजक कड़ी। संयोजक कड़ी किसको बोलेंगे? तो वह जीव जिसके शरीर में दो जाति का गुण पाया जाए। तो यही सेम टू सेम हो गया उभयधर्मी ऑक्साइड की तरह। वहां पर अम्ल और भस्म दोनों का गुण मौजूद था, यहाँ पर दो प्रकार के जातियों का गुण मौजूद है, तो इसको बोलेंगे संयोजक कड़ी, उसको बोल रहे थे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड, है ना। बाकी खाली यानी कि बहुत ही ज्यादा सिंपल ही है, उसे संयोजक कड़ी कहेंगे। जैसे यहाँ पर आर की, यहाँ पर ऑप्शन में, यहाँ पर एग्जांपल में दिया बच्चों, आर की ऑप्टेरिक्स। आर की ऑप्टेरिक्स जो होता है, ये मुख्य रूप से पक्षी और सरीसृप जाति का संयोजक कड़ी है। यानी कि आर की ऑप्टेरिक्स में पक्षी का भी गुण पाया जाता है, सरीसृप का भी गुण पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं संयोजी कड़ी। समझ में आ गया। चले आगे बात करते हैं, असमजात अंग किसे कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न आपका। असमजात अंग किसे कहते हैं? दो जाति के जीव का वह अंग जो संरचना की दृष्टि से असमान हो परंतु कार्य समान होता हो, तो उसे असमजात अंग कहते हैं। यहाँ पर आपका थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया बच्चों, असमजात कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर असमजात अंग किसको बोलेंगे? तो समझ में आ गया आप लोग को कि दो जाति का जीव होगा और उसमें क्या होगा, अंग की जो संरचना है वो संरचना की दृष्टि से तो असमान है, यानी कि दोनों की बनावट जो है अलग अलग है, लेकिन कार्य लगभग लगभग सेम टाइप का है, तो इसको बोलते हैं असमजात अंग। जैसे पक्षी का पंख और कीट पतंग का पंख, यानी जो भी पक्षी के जो पंख होते हैं और जो कीट पतंग के जो पर होते हैं, ये संरचना की दृष्टि से तो अलग अलग है, संरचना की दृष्टि से मैच नहीं खाता है, लेकिन यदि दोनों का काम देखें तो सेम प्रकार का है। दोनों मुख्य रूप से उसका प्रयोग किसके लिए करते हैं बच्चों? तो उसका प्रयोग मुख्य रूप से उड़ने के लिए करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये आपका असमजात अंग हो गया। अगला प्रश्न है 8वें नंबर का, जीवाश्म किसे कहते हैं? उदाहरण दें। काफी सिंपल प्रश्न है और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जीवाश्म किसको बोलेंगे? प्राचीन काल के जीव का अवशेष जो भूगर्भ में सुरक्षित हो गए, वर्तमान काल में किसी घटना से प्राप्त होने पर उस अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। जीव और वाष्म, जीवाश्म यानी कि जीवों के अवशेष को ही जीवाश्म बोलेंगे। कैसा होना चाहिए जीव? तो प्राचीन काल का कोई जीव होना चाहिए और वर्तमान में मिल जाए किसी भी घटना के कारण, किसी भी पत्थर में दबा हुआ, किसी चट्टानों में दबा हुआ, या फिर किसी कहीं पर भी मिल जाए, तो इसको बोलते हैं जीवाश्म। जैसे डायनासोरस, डायनासोरस का हम लोगों को अवशेष मिला था। आर्कियोप्टेरिक्स जो मैंने ऊपर में बताया, आर्कियोप्टेरिक्स कैसा हो गया? ये लुप्त हो गया, लुप्त हो गया, तो इसका हमको जीवाश्म अभी हमको प्राप्त हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि इसमें पक्षी और सरीसृप यानी कि जो रेंगने वाले जो जीव जंतु थे उनका गुण इसमें मौजूद था। अगला प्रश्न है आपका 9वें नंबर का, अनुवांशिकी किसे कहते हैं? अनुवांशिकी किसे कहते हैं?
यहाँ पर आप लोग लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें माता पिता के गुणों का स्थानांतरण बच्चों में होता है और उसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है, जिसे अध्ययन कर रहस्य को समझते हैं। ऐसी शाखा शाखा को अनुवांशिकी कहते हैं और अनुवांशिकी की घटना को अनुवांशिकता कहते हैं। काफी सिंपल भाषा में दिया हुआ बच्चों कि विज्ञान का वह शाखा जिसमें क्या हो, मुख्य रूप से माता पिता का जो भी गुण होता है वो किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो उनके बच्चे जो भी बनते हैं उनके औलादों में मुख्य रूप से ट्रांसफर हो जाता है। और जब ये जो ट्रांसफर होता है तो यहाँ पर विभिन्नता बनती है, विभिन्नता उत्पन्न होता है, क्योंकि जैसे क्या होता है बच्चों कि माँ बाप क्या था, काफ़ी मतलब कि गोरा था, लेकिन यहाँ पर जो औलाद हुआ, जो संतान हुआ, जो उसके पुत्र या फिर पुत्री हुई, यहाँ पर मुख्य रूप से क्या हो गया, तो ये थोड़ा सा सौला टाइप का हो गया या फिर थोड़ा काला टाइप का हो गया या फिर प्योर अंग्रेज की तरह हो गया। तो इस प्रकार से थोड़ा सा इसमें विभिन्नता आ गई। तो इस विभिन्नता को हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। तो इसके अध्ययन करने की जो शाखा है उसी को बोलते हैं अनुवांशिकी, और इस घटना को क्या कहते हैं, अनुवांशिकता। यानी कि इस प्रकार से जो घटना हुई इसको बोलेंगे अनुवांशिकता। अगर आपको कोई पूछे अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा लैमार्क। लैमार्क साहब को अनुवांशिकी का पिता या अनुवांशिकी का जनक कहते हैं। आगे अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं। लैंगिक जनन, अब यहाँ पर यह जनन चैप्टर से आपको क्वेश्चन आ रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न में कि लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं या फिर लैंगिक जनन किसे कहते हैं। जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा भाग लेकर आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण से नए जीव का उत्पन्न करता है, तो उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। काफी सिंपल है बच्चों। यहाँ पर क्या होगा, मुख्य रूप से दोनों दोनों यहाँ पर आपका भाग लेगा, नर भी लेगा भाग और मादा, और दोनों भाग लेकर के क्या करेगा, आनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित करेगा, अपने गुणों को अपने संतानों में स्थानांतरित करेगा और नए जीव की उत्पत्ति करेगा, तो इसको बोलेंगे लैंगिक जनन। अगला है अपखंडन या खंडन या पुनर्जनन किसे कहते हैं। काफी ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, ये सब प्रश्न आपको आते रहता है, ठीक है। अपखंडन या खंडन या पुनर्जनन किसे कहते हैं, तो जनन की विधि जिसमें जीव को अनंत भागों में काट दिया जाए। कोई भी एक जीव है और इसको काट दिया जाए, बहुत सारे भागों में काट दिया इस प्रकार से, और किसी कारण से कट जाए या फिर किसी प्रकार से स्वतः ही वो कोई कारणवश कट जाए, तो प्रत्येक कटे भाग से नए जीव का निर्माण होता है, तो इसे क्या कहते हैं, अपखंडन या खंडन या पुनर्जनन कहते हैं। जैसे एस्पायरोगायरा, जैसे प्लेनेरिया, है ना। इस प्रकार से आप लोग छिपकली को भी देखे होंगे बच्चों, छिपकली का अगर पूंछ को काट देते हैं फिर भी छिपकली दौड़ने लगता है, भाग जाता है, तो इस प्रकार से छिपकली भी क्या हुआ, अपखंडन हो गया, है ना। चलिए आगे बात करते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। हम लोगों ने ऊपर में जान लिया लैंगिक जनन, तो हम लोग यहाँ पर फिर जानते हैं, क्वेश्चन है अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसके प्रकारों को लिखें। तो अलैंगिक जनन के बारे में लिखेंगे, जनन की वह विधि जिसमें जीव के अलैंगिक कोशिका भाग लेकर क्या करती है, समसूत्री विभाजन से नए जीव का निर्माण करते हैं, तो इसे कहते हैं अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की 5 मुख्य रूप से विधियां, कितनी विधियां, 5। विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, खंडन, कायिक परिवर्तन। आप लोग बताइए बच्चों, मुख्य रूप से अमीबा और ईस्ट में कौन सा जनन होता है, जल्दी बताइए, तो जल्दी से कमेंट में, अमीबा और आपका ईस्ट में कौन सी जो है मुख्य रूप से जनन की कौन सी विधि होती है। चलिए आगे है, लाल रक्त कणिकाओं की विशेषताओं को लिखे, यानी कि जो आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं, तो इसका मुख्य रूप से विशेषताओं को लिखने के लिए बोल रहा है। तो लिखेंगे लाल रक्त कणिकाओं की विशेषताएं निम्नलिखित है। एक नंबर में लिखेंगे, ये हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, लाल होता है, यानी कि जो लाल रक्त कणिकाएं होती है किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। दूसरा लिखेंगे, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी बनता है आपको कि लाल रक्त कणिकाओं का जो निर्माण होता है कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में। अगला है इसका विशेषता, इसकी संख्या 1 घन मिलीलीटर में 45 से 50 लाख होती है, यानी कि 1 घन मिलीलीटर लेंगे बच्चों, 1 ml क्यूब लेंगे, तो मुख्य रूप से इसका मान इसमें कितना होगा, 45 से 50 लाख होगा। आगे है, इसकी जीवन अवधि 4 माह यानी कि 120 दिनों का होता है। इसका जो जीवन काल होता है वो टोटल कितना दिन का, 120 दिन का, यानी 120 दिनों तक ये जिंदा रहते हैं। आगे है आपका, वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों ये भी आपका, वाष्प उत्सर्जन। पौधा जंतु, उत्तर में लिखेंगे पौधा जंतु जल स्रोत का जल प्राकृतिक ताप या शरीर ताप से वाष्प में बदलकर गायब होता रहता है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वाष्प उत्सर्जन। जैसे हमारा शरीर है, अब हमारा शरीर क्या हुआ बच्चों, इसका टेम्परेचर थोड़ा सा मतलब कि गर्मी ज़्यादा हुई तो क्या हुआ, हमारा टेम्परेचर, हमारा शरीर का जो तापमान है वो थोड़ा सा बढ़ गया, और हमारा जो शरीर का तापमान है जो बढ़ गया, तो हम जो पानी पिए थे वो पानी क्या हुआ, पसीना के रूप में बाहर निकलने लगा। तो पसीना के रूप में जो बाहर निकलने लगा बच्चों इस गर्मी के कारण, तो इसी को बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन। वाष्प के रूप में बाहर निकलना हमारे शरीर से, जंतुओं के शरीर से, पेड़ पौधों से, तालाबों से, जल स्रोतों से, तो इसको बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन। समझ में आ गया। आगे बात करते हैं 15वें नंबर का और आज के इस सेशन का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, फ्लोएम उत्तक किसे कहते हैं, इसके अवयवों को लिखें। यानी जो फ्लोएम उत्तक है इसको किसे कहते हैं, फ्लोएम उत्तक, और इसके कौन कौन घटक है, कौन कौन अवयव है, यानी इसका जो निर्माण होता है किन किन के मिलने से होता है,
तो हम लोग लिखेंगे वह ऊतक जो पत्ती में बना भोजन भोज्य पदार्थों को पूरे शरीर में नीचे ऊपर दोनों दिशा में पहुंचाता है उसे फ्लोएम उत्तक कहते हैं। फ्लोएम उत्तक कैसा उत्तक है बच्चों? तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं वह पादप उत्तक। क्या लिख सकते हैं? वह पादप उत्तक जो पत्ती में बना भोजन, जो भी पत्ती में जो भोजन बनता है बच्चों प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, उस बने हुए भोजन को पौधे के प्रत्येक अंग, जड़, तना, पत्ती, टहनी, डाली, शाखा, प्रत्येक फूल, फल, हर भाग में पहुंचाना और ऊपर नीचे कोई भी दिशा में पहुंचाना, ये किसका काम होता है? फ्लोएम का काम होता है। तो इसको बोलते हैं फ्लोएम उत्तक। फ्लोएम उत्तक मुख्य रूप से कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के अवयवों से बने होते हैं। एक है चलनी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, या फिर एक होता है आपका फ्लोएम रेशा और फ्लोएम पैरेन्काइमा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सारे का सारे को याद कर लेना है और ये भी क्वेश्चन काफ़ी आपका महत्वपूर्ण था। आई थिंक बच्चों ये सारे प्रश्न आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा और कहीं पर समझने में किसी प्रकार की दिक्कत आप लोग को नहीं आई होगी। यदि कहीं पर समस्या है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहिए बच्चों। चैनल में न्यू है आप लोग, अगर आप लोग तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोज़ को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।